हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का जो सी टेट का पेपर है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, वो जो है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया होगा। तो पेपर आप लोगों का कैसा रहा और आप लोगों का स्कोर कितना रहा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने जो है पेपर 2 का जो सीडीपी है वो और एसएसटी, जिन लोगों का पेपर 2 एसएसटी है, ये दोनों की ही आंसर की जो है आप लोगों को दे दी है। तो बताइएगा कि आप लोगों का मैच करके कि स्कोर कितना रहा। प्लस पेपर 1 में जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीडीपी की आंसर की, और उसके बाद जो है ईवीएस। तो आप लोग जो है मैच करने के बाद ये जो आंसर की है ना, देने का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के आंसर कितने सही है। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है परेशान है पेपर लीक को लेकर कि अगर पेपर लीक हुआ तो क्या पेपर होगा या नहीं होगा, या अगर होगा तो कब तक होगा, और जो लीक हुआ है क्या ये ज़रूरी है कि कैंसिल हो, पेपर 1 कैंसिल होगा कि पेपर 2 भी करवाया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है ना, इस पर आपको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो भी डिसीज़न होगा, बाकी तो लोगों की बातें हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी और वही मैं बोलूँगी जो होता है। देखिए, जो भी डिसीज़न होगा ना वो सीबीएसई का होगा। ठीक है। हम लोग कितनी भी बातें कर लें, लेकिन आप लोगों को बता दूं जो डिसीज़न होगा वो सीबीएसई का होगा। और जो ये एग्ज़ाम है ना, एक पात्रता परीक्षा है, मतलब एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो वैसे तो आप लोगों को बता दूं हर एक पेपर जो है कहीं ना कहीं लीक होता है। ठीक है। तो ये पेपर लीक हुआ है, इसमें भी मतलब कि सबसे ज़्यादा लॉस जो है ना, जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हीं कैंडिडेट का जो है होता है, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं और फिर जब जाकर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। दूसरे जो कैंडिडेट हैं जो नहीं पढ़ते हैं उनको ईजिली सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है ना लॉस पढ़ने वाले कैंडिडेट का है, लेकिन जो भी आखिरी फैसला होगा ना वो सीबीएसई का होगा। तो जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं या आप सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से सिलेबस को फॉलो करें, ताकि आप जो है अपना जो आने वाला सी टेट है वो क्लियर कर सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मैं आप लोगों के साथ जो है पूरा एंड तक जो है जुड़ी रहूँगी और आप लोगों को जो है एक सही डायरेक्शन में मदद करूँगी तैयारी करने में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो है मैं आप लोगों को आंसर की बताऊँगी और जल्दी जल्दी जो है हम आंसर देखेंगे, क्योंकि अब ये जो है टाइम डिस्कशन का नहीं है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये जो मैं सेट करवा रही हूँ ना, ये सेट है जे। ठीक है, एक मिनट। जो ये मैं सेट करवा रही हूँ आप लोगों को, ये सेट कौन सा है? जे। ठीक है। अब ये जे सेट है, तो आप लोगों का जो आप लोग मैच करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपका जे सेट ही हो। तो आप लोगों का जो भी सेट हो, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन इधर उधर जरूर होगा। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं। कौन सी अभिप्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा। याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया था कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जो बाहर से हमें जो है जो अभिप्रेरणा मिलती है, जो कि एक पुरस्कार के रूप में हो सकता है, हमें अपने जो है दोस्तों के बीच में जो है पॉपुलर होने में हमें एक बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करता है। दंड या भय, ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है। जो कंपटीशन होता है जिसमें हम जीतने के लिए जो है हम किसी को दिखाना चाहते हैं, तो वो भी क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसमें हम अपनी रुचि से काम करते हैं, जिसे हमें करने में आनंद आता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन ही इसके अंदर दे रखा है, अभिप्रेरणा जो कार्य को व्यक्तिगत आनंद मिलता है, मतलब आपको अंदर से जो है आनंद मिल रहा है, तो वो क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा। बाकी अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, बाहरी पुरस्कार क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरणा। दंड और भय, हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है पनिशमेंट न मिले, तो ये क्या हो गया? बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, तो मतलब कि हम इसलिए नहीं, हमें मतलब कि हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी हमें चीज़ अच्छी लग रही है, इसलिए दूसरे जो है कंपटीशन में है उनको जो है देखकर हमें जो है ये चीज़ करने का मन कर रहा है। मतलब अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, वो जो है बाह्य अभिप्रेरणा में आती है। तो हमें आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसमें हमारी रुचि शामिल हो, जिसमें हमें करने में आनंद आए, तो वो क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? देखिए, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी, डायरेक्ट हम सीधे सीधे जो है आंसर अपना मैच करते जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। ठीक है।
लॉरेंस कोहलबर्ग का जो तर्क है नैतिक विकास का क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल, जो उनका विकास होता है वो चरणों में होता है। हमें पता है कि 3 अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था के जो है 2-2 चरण है, मतलब टोटल जो है 6 चरण है। तो ये भी बात सही है। तो इसके हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन मतलब ए और बी जो है दोनों सही है, ये इससे रिलेटेड है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, जो वंचित वर्ग हैं उससे संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। देखिए, मैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताया था ना, अगर उसको आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना, तो कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा, वही मैं बार बार बोलती थी कि आप लोग जो है लास्ट में जो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स दे रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन और जो ऑप्शन है एलिमिनेट करने में बहुत मदद करेंगे। तो वो चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा। लेकिन आपने किया या नहीं किया वो आपको पता होगा। ठीक है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों के समूहों में विभाजित नहीं करना हमें। देखिए, क्योंकि वंचित वर्गों के संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, जब समावेशन की बात आए तो मतलब विविध, ठीक है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। और जो विविधता है वो हम सब लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है, मतलब कि एक सकारात्मक जो है शब्द है, जिसे कि हम जो है आंसर में हम मतलब नहीं भी आता होगा ना ये क्वेश्चन तो कर लेते हैं आप लोग, अगर टैग वर्ड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो। देखिए, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो पहले से जानते हैं उसी के आधार पर जो है क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी का सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो ये भी बात सही है, ये भी, और ये इससे क्या है, रिलेटेड है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चौथा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? कौन से भैया? तर्क, चिंतन और समस्या समाधान किस में आता है? क्या गतिक विकास में? बिल्कुल भी। नैतिक में नहीं, सामाजिक में नहीं, संज्ञानात्मक विकास में। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से आ गया। और आप लोगों को बता दूं, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, भर भर के इससे क्वेश्चन आए हैं। और मतलब आप जब भी मैं करवाती थी आप लोगों को, मैंने एकदम अच्छे से इसकी थ्योरी आप लोगों को समझाई थी। तो अगर आप लोगों ने उसे किया होगा ना, तो आप लोगों को उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, तो जैसा भी स्कोर रहा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, मतलब कि देखकर मतलब समझ में आया या नहीं, लगा कि पढ़ाया हुआ आया है या नहीं, जो भी चीज़ें हैं ना जो जेन्युइन है वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि तार्किक, गणितीय, क्या ये नृत्य और क्रीड़ा से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। संगीत में प्रदर्शन और रचना करने के कौशल से? बिल्कुल। स्थानिक जो है क्या है, प्राकृतिक और वातावरण? नहीं। अंतर व्यक्तित्व दूसरों को, अरे दूसरों को समझने के लिए अंतर व्यक्तित्व होता है, अंतर व्यक्तित्व खुद का होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो है हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, संगीतमय वाला। ठीक है, क्योंकि प्रदर्शन और रचना करने के कौशल से संबंधित है, हम क्या करते हैं, प्रदर्शन ही तो करते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं में जो है भाषा का विकास किस तरह से जो है संसाधित होता है? तो जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में हम औपचारिक भाषा का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, और जोर देते हैं, जोर तो देना ही नहीं है। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का अवहेलना करते हैं, अवहेलना नहीं, मातृभाषा को तो हमें एक सकारात्मक रूप से मातृभाषा में बच्चे को समझाना, ना कि अवहेलना और उपेक्षा करना, तो ये भी आपका गलत हो गया। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों के रूप में से शुरू करते हैं, मतलब कि मूर्त वस्तुएं जो हमें दिख रही हैं उसके बजाय जो है संकेत और प्रतीक के रूप में शुरू करते हैं, ये तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूरा ही गलत माना जाएगा। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित, पॉजिटिव चीज आ गई ना, संदर्भित करने के लिए किसका, ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ। ठीक है, अमूर्त मतलब कि कोई भी चीज को समझाने के लिए, जो अमूर्त हमें दिखाई नहीं दे रही है उसको समझाने के लिए हमें ठोस उदाहरणों का एक प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता जो है मूर्त संक्रियात्मक सोच को, मूर्त संक्रियात्मक जो तो तीसरी अवस्था है, और पूर्व संक्रियात्मक की सोच से अलग करती है? देखो, अलग करने की बात आ गई तो मतलब विकेंद्रीकरण, इंद्रिय वाला तो होगा नहीं, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु अस्थायित्व तो होगा ही नहीं, ये तो पता ही है ना कि पहले वाली अवस्था है वस्तु अस्थायित्व और इंद्रिय वाला। तो क्योंकि अलग करने की बात कर रहे हैं तो विकेंद्रण। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकेंद्रण।
नेक्स्ट मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? मैंने बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक करवाया था। समावेशी शिक्षा के बारे में क्या बोला है? सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। निश्चित पाठ्यचर्या, कभी भी कोई भी पाठ्यचर्या आपका निश्चित नहीं होता। मानक मूल्यांकन, स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, मैंने बोला था ना मानक शब्द आए तो वहीं से समझ लेना वो जो ऑप्शन आपका गलत होगा। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों के शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें। बिल्कुल, मतलब जिसमें कि बहिष्कृत ना करें, सभी को मिला के पढ़ाना है। तो ये भी बात सही बोल रहा है। अब यहाँ से जो है अगर आपको ये नहीं भी आता होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये 3 तो सही है। अब आपका ये वाला जो है सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें मानक अगर नहीं भी आता होता ना तो भी आप लोगों ने अगर टैगवर्ड्स देखा होगा तो उससे जो है आप ये क्वेश्चन कर लेते। देखिए, कोई बात नहीं, अगर 1-2 नंबर से रह जाएगा ना तो आप लोग जो है अब आगे वाला जो सीटेट है ना आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आप लोग याद रखिएगा, बी पॉजिटिव, बहुत जल्द जो है नेक्स्ट सीटेट भी आएगा तो नंबर 1 से, मतलब कि आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप जो है अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है, ये एक आंसर की मैं जब दे रही हूँ तो आप लोग जो है इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा हताश मत होइएगा। ठीक है, जहाँ तक है ये पूरा जो है मैं एक सटीक आंसर आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन जो भी फाइनल आंसर की है तब तक जो है वेट कीजिएगा और अपना जो है पढ़ते रहिए। जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, मतलब आगे जो भी टीचिंग एग्जाम है, अभी जो है हम आंसर की देख लेते हैं, फालतू में बातें नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि आप लोग जो मिला रहे होंगे ना, कुछ गलत हो रहा होगा तो आपके अंदर दिमाग में जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चलने लगेगी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट होता है भाई ये चलना ये लाजमी है। ठीक है, तो ये लगने लगता है कि अरे नहीं मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे, क्वेश्चन गलत, तो पहले आंसर पूरा मिला लो फिर देखते रहना। ठीक है, तो अभी इतना उस समझने की सोचने की जरूरत नहीं है। बेहतर प्रदर्शन की संभावना, तो सफलता के लिए बाहरी आरोपण और सफलता के लिए आंतरिक आरोपण की बात तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, बिल्कुल सफलता और, तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें सही आंसर मिल गया। 11th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? किसके बारे में? अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से, बिल्कुल। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, बिल्कुल। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये गलत है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका अधिगम के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय जो तनुज है अपने क्या है अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। ठीक है, वो भाला फेंकेगा और उसकी बहन जो है रस्सी कूद में, क्योंकि वह एक लड़की है, लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। ये किस प्रकार की बात है? रूढ़िवादिता, राइट। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तो मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, 13 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यह क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये समीप दूराभिमुख। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? समीप दूराभिमुख, मतलब सूक्ष्म पेशीय से पहले पेशीय कौशल, सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, तो ये समीप दूराभिमुख जो है दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, थोड़ा सा जो है इसे पता है ना, पठन वैकल्य जो डिस्लेक्सिया होता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था, इसमें किस तरीके से आया था देखिए, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक में कठिनाई तो होता नहीं है पठन वैकल्य में। ठीक है, स्थानिक समझ के बारे में भी, रचनात्मक किसमें? ध्वनियों को, क्योंकि वो जब पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं, मतलब पढ़ते पढ़ते या लाइन को छोड़ देते हैं या उल्टा पढ़ लेते हैं, 100 को जो है वॉस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? छात्रों और शिक्षकों की अग्रामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान किया गया मूल्यांकन, ये तो सही है। एक मूल्यांकन का कार्य मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार, यही आपका गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ठीक है,
उचित मूल्य क्या है, देना चाहिए। तो ये बात तो सही है। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ए और आर सही है, ए और आर की सही व्याख्या, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? किस प्रकार का? वे प्रश्न जो छात्रों को व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करवाने के उदाहरणों के लिए नहीं, वे प्रश्न जो किसी भी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा है, इससे नहीं। इसमें क्या पूछा है कि एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने के लिए, तो वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछे, तो इसी से पता चलेगा ना। तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं? कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर आत्म केंद्रित होते हैं? कितना इजी क्वेश्चन है। किसी कार्य को करने में अपने ही लाभ को देखते हैं। तो भैया ये पहला जो स्तर है, जो आपका पूर्व परंपरागत अवस्था है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, उसका दूसरा चरण है, उसी में तो ये बात कही गई है। पहले में तो दंड की बात की गई है, ठीक है। तो कोई भी कार्य वो इसलिए कहते हैं कि उनको दंड ना मिले, है ना, दंड और उपहार की बात की गई है ना। तो दूसरे वाले चरण में आत्म केंद्रितता को देखते हैं जो उनके लिए सही है। तो दूसरा चरण, पहले का दूसरा चरण कहाँ पर है? पहला ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट। हाँ, बाधिता एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश है। तो क्या है? बाधिता जो होती है एक सामाजिक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? संज्ञान और भावनाओं को, ठीक है, संज्ञान और भावनाओं को। तो क्योंकि ये दूसरे से, तो ये क्या है, मतलब कि एक दूसरे से जो है ये संबंधित है। तो यहाँ पे भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जो है निर्भर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां नहीं, एक दूसरे से जो है ये क्या करती हैं, भावनाएं और जो संज्ञान और भावनाएं आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जो है निर्भर करती है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। आगे इसका ऑप्शन 1 सही था। 20 का 21 का देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? कौन सा कारक समस्या समाधान को जो है बढ़ावा देगा? तो क्या कार्यात्मक स्थिरता? स्थिरता बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय होना बिल्कुल नहीं। प्रतिक्रिया सेट नहीं। अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में ही ना आपकी जो सोच होती है वो कई प्रकार की होती है। मतलब किसी भी आंसर का अगर खोज रहे हैं तो कई तरीके से देखते हैं, किसी भी चीज़ को कई तरीके से देखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, कई तरीके से देख रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान कई तरीके से। तो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है कौन सा? अपसारी चिंतन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत है? छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान का निष्क्रिय सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, या छात्रों को सीखने को मापने के लिए जो है मानकीकृत परीक्षण होना चाहिए। मानकीकृत इस तरह से तो निष्क्रिय होना, ये तो मैंने बोला था कि आप लोगों का जो है क्या है, ये सही नहीं होता है। तो आपका ये और ये तो वैसे ही गलत हो गया। सीखना जो है क्या है, प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए बिल्कुल। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए, तो ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अभिकथन क्या है? बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ठीक है। बच्चों का विकास क्या है? सार्वभौमिक है। तो क्या इसके अंदर देखो सही है, ए और आर। पहली बात तो ये पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका ये तो सही बोल रहा है, बच्चों का विकास क्या सार्वभौमिक है? नहीं। तो यहाँ पे ए सही है और आर जो है आपका गलत है, ठीक है। ए सही लेकिन आर गलत है। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन जो करेक्ट होगा। तीसरे पे मैं जारी लगाने, लेकिन वो तो दोनों ही गलत बताया, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। एक मिनट, 24 क्वेश्चन ना, हाँ 24, वेट। हाँ, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि 24 का मैं बता रही हूँ, ठीक है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो संरचनावादी विचार है, संज्ञानात्मक विचार है, क्या है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे सोशल जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट ने बोला है, उनके अकॉर्डिंग जो है क्या चीज़ है, तो यहाँ पे जो उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं?
एक्टिव होते हैं, मतलब शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान देने और समझने में प्रभावी शिक्षण जो है सक्रिय होता है, बिल्कुल नहीं। प्रत्याहार दोहराव का चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है, तो ये भी बात बिल्कुल नहीं सही है। ठीक है, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, 1 मिनट, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, यह एक व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। नहीं, जो आपकी प्रतिपुष्टि होती है, जो फीडबैक की एक विशेषता होती है, वो व्यापक और सामान्य होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 26 देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए, मतलब स्वयं नियम, मतलब जिसमें बच्चा स्वयं को निर्देश देता है, तो कौन सा वो होता है? निज वाक्य अनुकूलन संगठन, ये तो होगा ही नहीं। निज वाक्य में होता है ना बच्चा जिसमें अपने आप को स्वयं को जो है निर्देश देता है, अपने आप से बातें करके अपने आप को निर्देश दे रहा होता है। ठीक है, अब सारी चिंतन डैश, जबकि अभिसारी चिंतन जो है डैश है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने अपसारी और अभिसारी बहुत ही अच्छे से, ये टॉपिक मैंने जो है बहुत ही अच्छे से आप लोगों को करवाया था। अगर आप लोगों ने किया होगा तो ये जो है अच्छे से कर लेंगे। देखिए, अपसारी चिंतन जो है मैंने बताया था ना, जिसमें बच्चे की जो है किसी भी प्रश्न के लिए कई उत्तर होते हैं, मतलब उसकी जो है कई उत्तर को वो चीज़ें बताता है। लेकिन जो अभिसारी चिंतन है, ये जो है मतलब किसी भी चीज़ का एक समाधान पे जो है पहुंचता है। ठीक है, मतलब एक ही समस्या का समाधान जो है यहाँ पर वो बताता है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को देखते हैं, एक ही समस्या, जो अपसारी चिंतन है एक ही समाधान पर स्थित है, नहीं, गणितीय की बात ही नहीं है, मौखिक बिल्कुल नहीं, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर स्थित है, बिल्कुल। 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि जो अपसारी चिंतन है कई उत्तरों को प्रस्तावित करता है, लेकिन जो अभिसारी है ये एक समाधान पर, सही समाधान पर जो है स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 28। रस्सी कूदते समय पैरों में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? इस तरह के तर्क किस में देते हैं? तो पूर्व चलन अवस्था, ठीक है, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसी में ना, उसमें जो है ये क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसी में जो है ये बात वो कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, फिर आगे आपका समीपस्थ, 1 मिनट, हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, प्रॉक्सिमल देख सकते हैं, ये इसके लिए समीपस्थ वर्ड से आप बहुत लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, शैशवावस्था की बात की जा रही है। ठीक है, विकास सिर से पाँव की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है, सिर से पाँव की ओर होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। या अंग जो है हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। देखिए, शैशवावस्था की बात की जा रही है, तो आपका जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि जो अंग है हाथों और पैरों की तुलना में जो है तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में। निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? ये आलंबन बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज किया होगा। आलंबन स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है। ठीक है, आलंबन का उदाहरण है बोलकर सोचो, ठीक है, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, या रटकर तो आप लोगों को पता ही है सही नहीं होगा। ABCD आपका सही होगा। ABCD कहाँ पर है? 2nd ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है अपना आंसर की जो है मिला लिए होंगे और अपना जो जितना भी जो भी स्कोर रहा ना जरूर बताइएगा। और हाँ, जो ये मैंने आंसर दिया है, देखिए फाइनल आंसर की का जरूर वेट कीजिएगा। 1-2 नंबर जो है इधर उधर होगा तो देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को पता है कि CBSE भी कई बार जो है आंसर को इधर उधर वो कर देती है, फिर ये तो हम लोग ने दिया है, तो देखते हैं कि क्या रहता है। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो देखते हैं कि क्या है। लेकिन ये आंसर मिलाने के बाद जो है आप अपना जो है स्कोर जो है ज़रूर बताइएगा कि क्या स्कोर रहा। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे नेक्स्ट जो है आप लोगों को EVS का भी आंसर की मिल जाएगा, तो आप बस जो है जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं, CTET की तैयारी करना चाहते हैं एक सही तरीके से, एक सही डायरेक्शन में, सिलेबस को जानते हुए, तब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस याद रखिएगा एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तभी आप लोग जो है क्लियर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।